Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 6 of class 8 civics, and the chapter's name is Understanding Our Criminal Justice System. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Understanding Our Criminal Justice System. So in the last chapter, we have already discussed about judicial system. What is the system that judiciary follows? How many layers of courts are there? There are trial courts, then there are high courts, and then there is Supreme Court that is above every court, every other court in the country. We also discussed about the appellate system and the PIL and many other questions we discussed in that chapter regarding judicial system. So now in this chapter, what we are going to see that how this process of justice works. मतलब कि अगर कोई पर्सन अपनी शिकायत लेकर आया है, किसी पर्सन के खिलाफ उसने इल्जाम लगाया है, कोर्ट में अपनी जो शिकायत है वो दर्ज की है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो होगा, किस तरीके से किसी पर्सन को गिल्टी ठहराया जाएगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. So when we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. तो हम जब भी किसी को कोई कानून का उल्लंघन करते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पुलिस की. इसकी शिकायत हम पुलिस को करते हैं. अगर किसी ने किसी को मारा है, किसी को पीटा है, किसी का मर्डर कर दिया, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को बताना चाहिए, राइट? So you might have seen either in real life or in the movies police officers filing reports and arresting persons. तो हो सकता है आपने रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ देखा होगा कि जो पुलिस है वो किसी को अरेस्ट करके ले जा रही है, पुलिस कंप्लेंट्स जो है वो फाइल कर रही है. नहीं तो मूवीज में तो हम सबने देखा है कि किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स जो है वो कंप्लेन जो है वो दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर पुलिस जो है वो लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाती है और जेल में डाल देती है. Because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. अब हमें नॉर्मली जो है वो पुलिस काम करते हुए दिखती है कि पुलिस ने कंप्लेन फाइल की, पुलिस ने जो है वो एक्यूज्ड को जेल में डाला, उसे अरेस्ट किया, हमें ये सब दिखता है. और इससे कभी कभी हमें ये लगने लगता है कि जो भी काम कर रही है वो सिर्फ पुलिस ही कर रही है, मतलब कि ये डिसाइड करना कि किसकी गलती है वो पुलिस कर रही है, मतलब किसी पर्सन को दोषी ठहराना हमें ऐसा लगता है कि वो काम पुलिस कर रही है, बट ऐसा नहीं है, राइट? दिस इज हाउ एवर फार फ्रॉम ट्रू. मतलब कि ये जो बात है जो हम सोच रहे हैं कि पुलिस ही सारा काम कर रही है, पुलिस ही सारे केस को जो है एक तरीके से दोषी को दोषी करार कर रही है कि हाँ ये पर्सन जो है वही गिल्टी है, ये जो काम है हमें देखने में लगता है पुलिस कर रही है, बट एक्चुअली में पुलिस नहीं कर रही होती. After a person is arrested, it is a court of law that decides whether the accused person is guilty or not. पुलिस का काम तो सिर्फ अरेस्ट करना है, उसको पकड़ना है. जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि पर्सन गिल्टी है या नहीं, मतलब कि पर्सन सच में दोषी है या नहीं. According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. हमारे संविधान के हिसाब से कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया है तो उस पर्सन का ये अधिकार है कि उसे एक फेयर ट्रायल मिले. फेयर ट्रायल का मतलब एक तरीके से निष्पक्ष सुनवाई, मतलब कि उसको ये अधिकार दिया जाए कि हम उसका पक्ष भी सुन सकें. किसी ने एक पर्सन पे इल्जाम लगा दिया कि यहाँ पे ए पर्सन है और यहाँ पे बी है, तो ए पर्सन ने बी पे इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे जो पैसे हैं वो चोरी किए हैं. अब बी को भी तो ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके कि नहीं मैंने कोई चोरी नहीं किया है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने चोरी नहीं किया, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है. तो मतलब बी के पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके. तो एक तरीके से ये फेयर ट्रायल का मतलब है और इसको हम और डिटेल में पूरे आने वाली वीडियोज में हम पढ़ेंगे. डू यू नो व्हाट इज मीन टू गेट अ फेयर ट्रायल? तो आइडिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, बट हाँ इसमें सवाल उठाया कि आपको क्या पता है कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, राइट? अगर आपको पता है तो फिर और डिटेल में जो है आप कमेंट में लिख सकते हो. हैव यू हर्ड ऑफ एन एफआईआर? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है. तो हमने लास्ट चैप्टर में एफआईआर के बारे में बात की थी, मतलब उसमें थोड़ी सी जिक्र किया था, बट हाँ जब हमने क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था तब हमने उसमें एफआईआर की बात की थी कि जब
क्रिमिनल लॉ के अंडर कोई भी इशू आता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक एफआईआर दर्ज होती है। तो वैसे भी आपने नॉर्मली एफआईआर के बारे में तो सुना होगा और डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। और डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? तो इस शब्द के बारे में तो हो सकता है आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना हो। अगर सुना है तो फिर पहले ही अभी पॉज करके जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल दो कि आपको कोई भी आइडिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, राइट? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लास्ट तक देखना। In this chapter, we use a fictional case of theft to try and highlight the process as well as the role of different individuals in the criminal justice system. तो इस चैप्टर में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसा कि हम नॉर्मली सिविक्स के बुक में पढ़ते हैं कि क्या होता है, हम एक स्टोरी बोर्ड की मदद से कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही इस चैप्टर में भी हमने एक केस लिया है, एक स्टोरी ली है, फिक्शनल स्टोरी है। फिक्शनल मतलब एक तरीके से मनगढ़ंत कहानी है, और इस कहानी की मदद से हम इस पूरा जो सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, किस तरीके से जब कोई क्राइम हो जाता है तो जिस पर्सन के साथ वो क्राइम हुआ है तो किस तरीके से उस पर्सन को जस्टिस मिलता है और किस तरीके से किसी पर्सन को गिल्टी ठहराया जाता है, उस पूरे प्रोसेस पे हम ध्यान देंगे। मोस्ट केसेस गो थ्रू अ प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू द वन डिस्कस्ड इन आवर फिक्शनल केस। तो ज्यादातर केसेस में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है जो कि हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। Therefore, understanding these processes as well as the role that different persons should play within the criminal justice system is crucial, so that if ever the occasion should arise, you're aware of the processes that should be followed. तो इसमें जो भी बातें आपको बताई जाएंगी, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, क्या पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कौन कौन से काम करता है, किस पर्सन का क्या रोल होता है, तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तरीके से पार्ट बनना पड़े। हो सकता है आपको किसी पे इल्जाम लगाना है, आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, भगवान ना करे कुछ हो गलत, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको प्रोसेस के बारे में पता हो कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे इस पर्सन से बात करनी है, आपको अच्छे से पता होगा कि इस पर्सन का ये रोल होना चाहिए, राइट? तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये चैप्टर आपके लिए अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी सिविक्स जो हमारी ये पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं वो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें हमारे देश में जो हो रहा है वो अच्छे से समझ आ पाए, हमारे राइट्स क्या हैं, किस तरीके से अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो उसका हमें इंसाफ कैसे पाना है। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। तो इसे आप एज अ सब्जेक्ट मत देखो, इसे आप एक तरीके से एक ऐसा लर्निंग देखो जो कि आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो से हम अपना स्टोरी बोर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे कि जो स्टोरी है फिक्शनल केस है वो क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम वो स्टोरी पढ़ेंगे।